let us start to discuss the next topic, that is the type number 6. In type number 6, it is the question based on speed, distance and time. Speed, distance and time. So the first type of the question, before discussing to the first type of the question, let we know that the speed is equal to what? Distance upon time. Speed क्या होता है? Speed होता है distance upon time. उसी तरह अगर हमें इसको टाइम में कन्वर्ट करना हो तो टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay. So now let us start to discuss the some of the question that is related to the speed, distance and time. The question number the page number 63, exercise 3.5, question number 4. निकालो सभी. पेज नंबर 63, exercise number 3.5 and question number फोर्थ का 4. See, here the question is, the places A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट. दो प्लेस है, यहाँ पे देखो कि दो प्लेस है. क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ, ये फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है इसमें, कि जिसमें दो प्लेस हैं. एक है प्लेस ए और प्लेस बी. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर. प्लेस ए पे एक कार है और प्लेस बी पे एक कार है. नाउ वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम. दोनों एक साथ शुरू हुई है. इफ द कार ट्रेवल्स इन अ सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 hours. यानी कि ये कार मान लो इस डायरेक्शन में जा रही है केस नंबर 1 में, और ये कार भी कहाँ जा रही है? इस डायरेक्शन में जा रही है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे होगा कि दोनों कार को, मतलब दोनों कार एक दूसरे को मिलेगी कब? तो उसके लिए सिंपल सा लॉजिक है कि मान लो इस कार की स्पीड को मैं y किलोमीटर पर आवर लेता हूँ, इस कार की स्पीड को मैं x किलोमीटर पर आवर लेता हूँ. तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या होगा कि इसको कितना टाइम लगेगा यहाँ पे मीट करने के लिए? तो यहाँ पे जितना उनका क्या है, डिफरेंस है, डिस्टेंस, उसकी स्पीड के डिफरेंस के हिसाब से टाइम लगेगा. दोनों की स्पीड के डिफरेंस के हिसाब से टाइम लगेगा. समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि लेट स्पीड ऑफ कार ए is equal to x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल टू क्या है? y किलोमीटर पर आवर. तो टोटल डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके. अब देखो केस नंबर 1 में उन्होंने क्या बोला? दे मीट इन 5 hours. यानी कि टाइम मुझे कितना दे दिया है? मुझे टाइम दे दिया है 5 hours दिया है. इज दैट क्लियर? स्पीड क्या बताया मैंने कि उन दोनों को कितना स्पीड होगा? एव मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि रिजल्टेंट स्पीड यहाँ पे कितनी होगी? तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 5. यानी कि क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 20. क्लियर? Yes, sir. ओके. अब ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनी. नेक्स्ट इक्वेशन है कि दोनों सेम डिस्टेंस पे है कार, उनके बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर. यहाँ पे कार हमारी पहली कार है, कार ए, यहाँ पे है कार बी. अब हो क्या रहा है सेकंड केस में कि इफ दे ट्रैवल टूवर्ड ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे.
तब वहाँ पे कितना लगेगा टाइम, तब टाइम लगेगा 1 आवर। तब यहाँ पे रिजल्टेंट स्पीड क्या हो जाएगी, तो रिजल्टेंट स्पीड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्पीड ऑफ द कार, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 1, सो फाइनल इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हम लोग कैटेगरी नंबर 1 है, जिसमें कैटेगरी नंबर 1 में मीन्स कार की डायरेक्शन के बेसिस पे है, 2 कार की डायरेक्शन के बेसिस पे है। नाउ कैटेगरी नंबर 2 है। कैटेगरी नंबर 2 क्या है, तो कैटेगरी नंबर 2 है, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन बोट एंड स्ट्रीम एंड स्ट्रीम। अब एक चीज याद रखो कि कोई भी क्वेश्चन बेस्ड ऑन बोट एंड स्ट्रीम रहा, कोई भी क्वेश्चन, तो उसमें कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन आए, आपको मैं जो लिख रहा हूँ वो लिख ही देना। सबसे पहले बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको 2 चीज़ें फाइंड करनी रहेगी, आइदर स्पीड ऑफ बोट फाइंड करनी रहेगी, या फिर दूसरा क्या कर सकते हैं वो लोग, स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड करने को बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पहले तो वही 2 एज्यूम करेंगे, यानी कि पहला क्या होगा कि लेट स्पीड ऑफ बोट हम लोग ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। उसी तरह स्पीड ऑफ स्ट्रीम उसको आपको ले लेना है y किलोमीटर पर आवर। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या है कि आपका जो स्ट्रीम है वो डाउनवर्ड फॉल हो रहा है और उसके अपोज में क्या जा रहा है, तो उसमें अपोज में आपकी बोट जा रही है, तो रिजल्टेंट स्पीड कितनी होगी, तो यहाँ पे रिजल्टेंट स्पीड में इनका डिफरेंस ही आएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. मान लो कि बोट जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर जा रही है ऊपर की तरफ, और सामने जो स्ट्रीम है वो 20 किलोमीटर पर आवर की वजह से फ्लो हो रहा है, तो अल्टीमेट जो रिजल्ट आएगा कि बोट की एक्चुअल स्पीड कितनी बन जाएगी, तो एक्चुअल स्पीड बन जाएगी वहाँ 60 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीज़न है कि उसको वो अपोज करना पड़ेगा, ड्रैग होगा उसके सामने। समझ में आ रहा है? ये आपने पढ़ा होगा ऐसी कंडीशन किस में, तो आपने 9th स्टैंडर्ड में ऐसी कंडीशन पढ़ी होगी। Yes, sir. वेट करो। Sir, now screen is clear. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसी कंडीशन आपने पढ़ी होगी कि जिसमें जब आप किसी फोर्स के अपोज में वर्क करोगे तो आपका रिजल्टेंट एनर्जी और रिजल्टेंट पावर ऑलवेज रिड्यूस ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो वही केस हो रहा है। उसी तरह अगर मान लो डाउनस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम यानी कि पानी भी नीचे की तरफ बह रहा है और आप खुद भी नीचे की तरफ आ रहे हो बोट के लेके, तो अब आपकी रिजल्टेंट स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी कि x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, तो कोई भी बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आए, आपको इतना लिखना है, उसको आपको रिप्रेजेंट कर ही देना है। नाउ एक्सरसाइज निकालो, एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 देखो, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम इन अ 4 किलोमीटर इन 2 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन अ स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। तो हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.6। उसमें
क्या बताया गया कि रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम विद द 20 किलोमीटर इन अ 2 आवर एंड अपस्ट्रीम 40 किलोमीटर इन 2 आवर. फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन अ स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि लेट स्पीड ऑफ बोट is equal to x kilometer per hour, speed of current is equal to y kilometer per hour. उसके बाद आएगा हमारा अपस्ट्रीम. तो अपस्ट्रीम में क्या होगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. डाउनस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. अब यहाँ पे फिर से स्टेटमेंट पढ़ता हूँ कि रितु कैन, ओके, यहाँ पे क्या होता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम. तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी वही हुआ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम. डाउनस्ट्रीम कितना हुआ, x प्लस वाई विथ 20 किलोमीटर बाई 2. तो फाइनल आंसर क्या हुआ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन. समझ में आया? यस सर. उसी तरह वो अपस्ट्रीम कितना जा रही है, अपस्ट्रीम जा रही है 4 किलोमीटर. तो x प्लस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 बाई 2. तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा. ये मेरी सेकंड इक्वेशन. समझ में आया? यस Yes, sir. किसी को डाउट इसमें? No, sir. अब देखो बोट एंड स्ट्रीम में एक और कैटेगरी का क्वेश्चन है. आप निकालो एग्जाम्पल नंबर 19, पेज नंबर है 65. पेज नंबर 65 पे एग्जाम्पल नंबर 19 दिया है, वो निकालो. इसमें क्वेश्चन दिया है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम, 44 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम इन 10 hours and 13 kilometer it can go, in 13 hours it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of stream and the boat in a still water. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करूँगा, क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है तो सारी चीज़ें लिख देंगे कि लेट स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर. अपस्ट्रीम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस वाई. डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई. इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब देखो कि अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें स्ट्रेट क्वेश्चन था, एक ही कंडीशन थी. तो एक कंडीशन को तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते थे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. लेकिन जब ऐसी कंडीशन आया तब हमें टाइम में कन्वर्ट करना है सारी चीज़ों को, कि टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा. अब देखो कि फर्स्ट केस में उसने क्या कहा कि अ बोट गोज 30 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम, 44 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम इन 10 hours. यानी दो केस है. केस नंबर 1 T1, जब वो अपस्ट्रीम जा रहा था तब टाइम हो गया T1, डाउनस्ट्रीम का टाइम क्या हो गया T2, और दोनों का टोटल टाइम कितना हुआ, तो 10 hours हुआ. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये चीज़ समझ में आई कि T1 और T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 10 hour. यानी कि जब वो अपस्ट्रीम गया तब उसने T1 टाइम लिया, डाउनस्ट्रीम आया तब T2 टाइम लिया, और दोनों का टोटल किया तब जाके उसका 10 hours हुआ.
तो T1 में उसने कितना ट्रैवल किया है 30 किलोमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा कि 30 डिवाइड बाय x माइनस वाई प्लस 44 डिवाइड बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनी, समझ में आया ये? Yes, sir. अब देखो सेकंड केस में सेकंड केस को मैं डैश से रिप्रेजेंट करूँ कि T1 डैश प्लस T2 डैश इज इक्वल टू 13, यानी कि नेक्स्ट केस में जब वो ऊपर मतलब अपस्ट्रीम गया 40 किलोमीटर, तब उसने टाइम लिया T1, डाउनस्ट्रीम आया 55 किलोमीटर, तब उसने टाइम लिया T2, और दोनों को टोटल कर दिया, तब टाइम कितना हो गया 13 आवर्स। यानी यहाँ क्या हुआ कि 40 डिवाइड बाय x प्लस अपस्ट्रीम है x माइनस वाई प्लस 55 डिवाइड बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया दोनों टाइप के क्वेश्चन? Yes, sir. नाउ अब हमारा टाइप 3 आया, किसमें? तो यही स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में। टाइप 3 क्वेश्चन है कि जिसमें एक टोटल डिस्टेंस दे दिया जाएगा, दो डिफरेंट व्हीकल्स दे दिए जाएंगे, उनकी स्पीड डिफरेंट होगी, और ये बताया जाएगा कि ये इतना इतने टाइम में चल रहा है, इतना इतने टाइम में चल रहा है। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन टाइप 3 में एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। उसमें देखो कि रूही ट्रैवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। शी टेक्स 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. If she travels 100 kilometer by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of train and bus separately. तो मैं यहाँ पे जो फाइंड करना है उसी को ही एज्यूम करते हैं कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बस is equal to y किलोमीटर पर आवर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे कि केस नंबर 1, फर्स्ट केस में उसने टाइम कितना लिया? तो टाइम ले लिया 4 hours। शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो बाय ट्रेन उसने कितना ट्रैवल किया है? 60 किलोमीटर। तो बाय बस कितना ट्रैवल करेगी? कोई बताएगा बाय बस कितना ट्रैवल करेगी वो? 60 किलोमीटर। कहाँ से? बाय ट्रेन जा रही है 60 किलोमीटर, तो बस से कैसे जाएगी? 240 किलोमीटर। यस, 240 किलोमीटर। उसको टोटल कितना ट्रैवल करना है? 300 किलोमीटर ट्रैवल करना है। तो अगर 60 किलोमीटर वो ट्रेन से जा रही है तो बस से कितना जाएगी? 240 जाएगी, 300 माइनस 60। Yes. ओके, Yes. तो मान लो कि जब वो ट्रेन से जा रही है तब टाइम T1 हो रहा है, बस से जा रही है तब टाइम T2 हो रहा है, और उसका टोटल टाइमिंग हो जाता है 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60 डिवाइड बाई x प्लस 240 डिवाइड बाई y इज इक्वल टू 4। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आया? Yes, sir. Yes, किसी sir. को डाउट? No, sir. अब देखो नेक्स्ट केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में उसको टाइम कितना हुआ? तो उसने बोला 10 मिनट लॉन्गर। 10 मिनट लॉन्गर का मतलब है 4 hours एंड 10 मिनट। तो हम इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 प्लस 10 बाई 60, ये हो गया
4 प्लस 1/6, 6 4 ज़ा 21, 4 प्लस 1 25/6 और होगा, समझ में आया? Yes, sir. sir. अब देखो कि जब वो ट्रेन से जा रही है बाय ट्रेन, तब वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 100 किलोमीटर। और जब बाई बस जाएगी तो कितना ट्रैवल करेगी वो, 200. 200 जाएगी। बाई बस कितना ट्रैवल करेगी वो, 200 kilometers. 200। क्यों 200? Because 300 minus. हाँ, क्योंकि उसको टोटल ट्रैवलिंग कितना करना था, 300 करना था। तो यहाँ पे अगर मैं देखने जाऊँ कि T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 25/6, तो क्या होगा, 100 डिवाइड बाई x प्लस 200 डिवाइड बाई y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25/6। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट कैटेगरी, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हमारी बुक में, जो बुक में सबसे टफ क्वेश्चन है तो वो ये है। क्वेश्चन नंबर इसमें 3 देखो, एक्सरसाइज 3.7 में, एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं यहाँ पे उसको पूरा सॉल्व करूँगा क्योंकि थोड़ा सा आपको टफ लगेगा इसको। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं स्ट्रेट बता रहा हूँ, आप कहीं और देखोगे जैसे कि किसी इंटरनेट या किसी और वे से देखोगे तो वो लोग बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाएंगे। हम लोग कॉम्प्लिकेटेड नहीं, हमने जो कंसेप्ट लिया है वही कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे इसको। देखो, अ ट्रेन कवर्ड सर्टेन डिस्टेंस एट द यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द ट्रेन वुड हैव 10 kilometer per hour faster, it would taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 10 kilometer per hour, then it would take 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by train. अब यहाँ पे एक चीज देखो कि हम लोग अगर देखें तो मान लो कि मैं एक चीज़ें यहाँ पे स्ट्रेट दिया है, बाकी हम लोग आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं कि लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर। स्क्रीन क्लियर है ना? Yes, sir. ओके, एंड यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू क्या है इसमें, y किलोमीटर पर आवर। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है? समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब देखो कि इफ ट्रेन वुड हैव 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, तो इफ न्यू स्पीड कितनी है, न्यू स्पीड है यहाँ पे कि न्यू स्पीड हम लोग देख लेते हैं कि 10 किलोमीटर आवर फास्टर, तो पहले यूनिफॉर्म थी y, तो y प्लस 10 हुआ, सेम डिस्टेंस y प्लस 10 था, समझ में आया? तब टाइम कितना हो गया, उसने बोला कि टाइम वुड टेक 2 और लेस, मेरा टाइम था t, तो t -2 यानी कि x बाई वाई -2 होगा। समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. तो हाँ, Yes, sir. वेट करो, Very clear.
तो हम लोग यहाँ पे देखें कि टाइम इज इक्वल टू क्या है, टाइम इज इक्वल टू एक्स बाई वाई माइनस टू इज इक्वल टू एक्स बाई वाई प्लस 10 होगा। Yes, sir. समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा, हाँ बोलो, ये समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. यानी इसका मतलब यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा, ये न्यू लिख देता हूँ कि न्यू टाइम इज इक्वल टू क्या है, तो न्यू टाइम इज इक्वल टू न्यू डिस्टेंस अपॉन न्यू स्पीड। ओके, अब समझ में आया? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब देखो x बाई वाई प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स माइनस टू वाई डिवाइड बाई वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स वाई माइनस ये इधर जाएगा, इधर हो जाएगा x माइनस टू वाई इंटू वाई प्लस 10, आगे होगा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई सॉरी एक्स माइनस पूरा ब्रैकेट होगा यानी कि x इंटू वाई एक्स वाई माइनस सॉरी प्लस 10x माइनस 2y स्क्वायर प्लस माइनस 10y, तो एक्स वाई कट, तो यहाँ पे क्या हो गया 2y स्क्वायर माइनस 10y इज इक्वल टू 10x। समझ में आया? Yes, sir. तो ये क्या हो गया, सबको 2 से डिवाइड कर दो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, सॉरी ये माइनस है इधर प्लस आया, सॉरी यहाँ पे, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि 5x माइनस 5y लिख सकते हैं। Yes, sir. तो यहाँ पे ये मेरी इक्वेशन नंबर 1, क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. नाउ Yes, sir. नेक्स्ट पार्ट सेकंड है, सेकंड टाइम न्यू स्पीड। अब इन्होंने बोला, हाँ वेट करो, Sir, clear है. ओके अब देखो यहाँ पे कि एंड द ट्रेन वर्ड स्लोवर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की स्पीड y थी, अब वो 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर हो गई तो y माइनस 10 हो गया। समझ में आया? उसी वक्त उसकी न्यू टाइम, नया टाइम क्या होगा कि इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम, यानी कि मेरा टाइम था t, उसमें से प्लस 3 हो गया, तो मेरी क्या हो गई कि x बाई वाई प्लस 3 हुआ। समझ में आया? ये नेक्स्ट स्टेप समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो अब यहाँ पे क्या होगा कि न्यू मीन्स टाइम इज इक्वल टू, न्यू टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, न्यू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन न्यू स्पीड। तो यहाँ हुआ क्या कि न्यू टाइम हमारा कितना है, तो y एक्स बाई वाई प्लस 3 इज इक्वल टू मेरा डिस्टेंस है x डिवाइड बाय न्यू स्पीड हो गई y माइनस 10, इधर हम लोग एलसीएम ले ले तो x प्लस 3y बाय y इज इक्वल टू x बाई वाई माइनस 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 3y इंटू वाई माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स वाई। आगे फर्दर सॉल्यूशन करेंगे तो एक्स वाई माइनस 10x प्लस 3y स्क्वायर प्लस माइनस 30y इज इक्वल टू एक्स वाई। समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. एक्स वाई कट, 10x और 3y इधर रख दे तो 3y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3y स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा मुझे यहाँ पे माइनस सॉरी प्लस 10x प्लस 30y। क्लियर? Yes, sir. ओके अब यहाँ पे देखो कि इसको कैसे सॉल्व करें।
अभी तक ऐसा क्वेश्चन तो कभी सॉल्व नहीं किया कि जिसमें वाई स्क्वायर आ रहा हो और मुझे सॉल्व करना है। तो एक चीज़ है, मैं इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ लेकिन हिंट दे रहा हूँ। हिंट क्या है, हमें उस अनदर वेरिएबल को निकाल देना है कि जो वाई स्क्वायर के यानी स्क्वायर के फॉर्म में ना हो। यानी कि मैं यहाँ क्या करूँगा कि 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस 30y है, ठीक है। तो उसकी जगह पे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 5y है, तो मैं x को निकालूंगा तो यहाँ पे तो मतलब कितने से 1 से, और इधर हो जाएगा 2, तो क्या हुआ 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस 30y। यहाँ पे हो जाएगा क्या मेरा कि 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x माइनस 10y, माइनस माइनस प्लस, ये कट कितना हुआ, इधर हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 40y, तो y कट, y कितना मिल गया मुझे 40, लेकिन मुझे y नहीं निकालना है, मुझे क्या निकालना है x। तो ये इस इक्वेशन में रख देंगे, क्या रखेंगे कि y स्क्वायर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे क्या होगा कि 4t स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 5 इंटू 40, तो 1600 इज इक्वल टू 5x माइनस 5 4 20, 200। तो क्या होगा कि 1600 प्लस 200 इज इक्वल टू 5x, सो 1800 इज इक्वल टू 5x, तो x मुझे कितना मिल जाएगा 900 किलोमीटर। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हिंट समझ में आई? लास्ट में सॉल्व देखो, एक ये है अगर आप एलिमिनेशन मेथड करते हो। अगर आप एलिमिनेशन से नहीं करना चाहते तो आप क्या करो कि ये जो वाई स्क्वायर की वैल्यू है वो इधर रख दो। इधर रखने के बाद आपको x और y का एक रिलेशन मिल जाएगा, x और y का एक रिलेशन मिलेगा। उस x और y के रिलेशन को यूज कर दो, अब दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख दो, y की जगह पे x की वैल्यू, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन क्लियर? किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? No, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट मीन्स हमारी कैटेगरी नंबर 7। कैटेगरी नंबर 7 जो है हमारी, यानी टाइप 7, टाइप 7 है हमारा मैन एंड वर्क। देखो, मैन एंड वर्क वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम लोग हमने 8th स्टैंडर्ड में एक चीज़ पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? इनवर्स प्रपोर्शन, याद हो तो। Yes, sir. इनवर्स प्रपोर्शन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई चीज़, एक चीज़ बढ़ती है तो सामने दूसरी चीज़ कम हो जाए, तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इनवर्स प्रपोर्शन कहते हैं। समझ में आया? जैसे कि मान लो कि एक घर है, एक हाउस है, उसको पेंट करना है। तो अगर मान लो 5 लोग हैं, वो 10 दिन में पेंट करते हैं, तो उसकी जगह पे अगर मुझे मान लो एक ही दिन में पेंट करना हुआ तो मैं क्या करूँगा? 50 लोगों को ला के रख दूंगा, वो 50 लोग आराम से एक दिन में उसे पेंट कर देंगे। क्यों? क्योंकि काम क्यों कम हो गया, टाइम क्यों कम हुआ? क्योंकि यहाँ पे क्या था, तो पर्सन्स बढ़ गए, काम तो सेम था, वहाँ पे डिवाइड हो गया। समझ में आया? Yes, sir. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? टोटल टाइम एज्यूम करेंगे, उसको 1 डे के टाइम में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन को लेके समझाता हूँ तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। हमारी एक्सरसाइज निकालो, एक्सरसाइज 3.6।
एक्सरसाइज 3.6 उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड देखो क्या है. 2 women and 5 men can together finish a work, an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by the one woman alone finish the work, also that the time taken by the one man alone. यानी कि मैं एज्यूम करता हूं कि लेट वन वुमन कंप्लीट ए वर्क इन एक्स डेज. मान लो एक वुमन एक्स डेज में काम खत्म करती है, तो देयरफॉर वन वुमन कंप्लीट ए वर्क इन 1 डे. कितना होगा 1/x. ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. किसी को ये चीज समझ में ना आई हो तो बोलो. इसका मतलब ये है कि मान लो कि वो x डे 5 दिन में वो एम्ब्रॉयडरी वर्क खत्म कर देती है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगी? तो 5 दिन का पार्ट 1 करो, 5 दिन का पार्ट 1 करो, उतना. यानी पार्ट का रेशियो क्या? रेशियो हमारा फ्रैक्शन क्या होता है? 1 गिवन टाइम बाय टोटल टाइम. यानी एक दिन में कितना? तो 1/5. समझ में आया? समझ में आया? जो मैं कहना चाहता हूँ वो समझ में आया? Yes, sir. ओके. उसी तरह से लेट वन वुमन कंप्लीट ए वर्क इन y days. Sorry, one man complete a work in y days. तो one man, It's not clear. वेट करो. Sir, clear हो गया. क्लियर? तो वन मैन कंप्लीट ए वर्क इन 1 डे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/y होगा. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके. अब देखो कि फर्स्ट केस पढ़ते हैं कि 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. तो 4 दिन में, ठीक है, तो 2 women का एक दिन का काम 1/x होगा. उसी तरह 5 men का एक दिन का काम कितना होगा? 1/y. तो वो एक दिन में कितना काम हुआ होगा? 1/4 जितना. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. 1/4 क्यों लिया वो समझ में आया? Yes, sir. भाई डाउट हो तो बोलना, क्योंकि यही चीज समझ में नहीं आती सबको कि 1/4 आपने क्यों लिया. No, sir. 3 ही लोग बोल रहे हैं, बाकी सब क्या मतलब सो रहे हैं? No, sir. यानी इन शॉर्ट अगर हम इसमें इस क्वेश्चन को समझे तो मैन एंड वर्क वाले क्वेश्चन में सारी चीज़ें डिनोमिनेटर में रखो. सारी चीज़ें डिनोमिनेटर में रखो. वेरिएबल भी डिनोमिनेटर में रखो. जो टाइम दिया है वो भी डिनोमिनेटर में ही रखो. ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा. सोचना नहीं है कुछ. बस हाँ, ये 2 स्टेटमेंट सही तरह से लिखने, बाकी तो ऐसे ही.
जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं करूँ तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि 3/x, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हुई। सेकंड हो जाएगी 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। क्लियर? Yes, sir. समझ में आया पूरा क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे सब मेन कैटेगरी के खत्म हो गए। अब हम लोग लास्ट करते हैं टाइप नंबर 8 मिसलेनियस, यानी कि कोई भी जनरल कैटेगरी। अब जो बचे हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं 1 बाय 1। जितनी भी एक्सरसाइज में जो एक एक दो बच गए हैं मेरे, वो सारे मैं बताता हूँ। अब चलो एक्सरसाइज निकालो। एक्सरसाइज नंबर 3.2, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट रह गया था हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट निकालो। अब यहाँ पे जेंडर बेस्ड है। जेंडर बेस्ड में क्या होता है कि एक फेमिनिन जेंडर का रिलेशन मेल जेंडर के साथ होता है, मस्कुलिन जेंडर के साथ होता है। उसके अलावा वहाँ कॉमन जेंडर नाउन दिया जाता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट में ये बताया, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took parts in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who take part in the quiz. अगर इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं तो आपको डायरेक्टली दिमाग में आ ही गया होगा कि इस क्वेश्चन को भी कैसे करते हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स करना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y। अब यहाँ पे देखो कि दोनों 10 स्टूडेंट बोले। अब स्टूडेंट में ऐसा तो होता नहीं सिर्फ बॉयज होंगे, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों होगी। तो 10 स्टूडेंट का मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। समझ में आया ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन में क्या है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स है y इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट हुआ। उसके बाद एक्सरसाइज 3.4, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ देखो। अब यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आपने 8th स्टैंडर्ड में किया था, जिसमें करेंसी के हिसाब से उसकी वैल्यू होती है। जैसे कि आपके पास 5 रुपए की नोट हो तो नंबर ऑफ नोट्स आपके पास एक है, लेकिन उसकी प्राइस, उसकी मनी कितनी है, उसका अमाउंट कितना है, तो ₹5। उसी तरह अगर मैं मान लो मेरे पास 50 5 रुपए की नोट है, तो उसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ नोट्स कितनी हो गई मेरे पास, मेरे पास 55 रुपीज़ की नोट है, तो नंबर ऑफ नोट्स कितनी हुई, कोई बताएगा? 50. और अमाउंट कितनी है? 55 रुपीज़ की नोट है, तो नोट्स कितनी हुई? सर एक नोट और एक कॉइन। अरे भाई ऐसा नहीं है क्या? अरे मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ कि 50 रुपए की, सॉरी 5 रुपए की 50 नोट है, तो नोट कितनी है मेरे पास? 50. हाँ, और पैसे कितने हैं मेरे पास? 250. यस। तो वही केस यहाँ पे समझना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 है,
Meena went to bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. तो हम लोग लिखेंगे कि let rupees 50 notes कितनी है x, रुपीज 100 नोट्स कितनी है y. तो इसका हिसाब से इसकी मनी क्या हुआ, इसका अमाउंट कितना हुआ, 50 रुपीज की नोट के हिसाब से उसका अमाउंट कितना हो गया. कोई बताएगा? 50 रुपए की 5 नोट हो तो कितना पैसा बनता है? सर 250. हाँ, 50 रुपए की 10 नोट हो तो कितना बनता है? 500. कैसे आया? मल्टीप्लाई. हाँ, तो 50 रुपए की x नोट्स हो तो कितना पैसा बनेगा? 50x. यस, 50x. उसी तरह से यहाँ पे 100 रुपीज की नोट के हिसाब से कितना पैसा बनेगा? 100y. 100y. जो मीना थी उसको कितने पैसे चाहिए थे? 2000. यानी कि 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000 हो गया. समझ में आया? यस सर. अब यहाँ पे सभी 50 से डिविजिबल है, सबको 50 से डिवाइड कर दूँ तो 50 टू 100 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 और क्या होगा 0 कट 5 4 से 40. ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन. क्लियर? यस सर. नेक्स्ट, उसको कितनी नोट्स ऑल ओवर कितनी नोट्स मिली थी? 25. तो x प्लस वाई कितना हो गया? 25. समझ में आया? यस सर. ओके. नाउ अब निकालो एक्सरसाइज 3.5. उसमें ओके, ये तो हमने ये इसमें 5th नंबर का क्वेश्चन कर दिया था मैंने. रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 का 5th किया था मैंने. नो सर. ओके, वो रह गया था. ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन था लेकिन रह गया था. ठीक है, कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 का 5th. अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज रिड्यूस्ड बाय इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट. तो सबसे पहले मैं एज्यूम करूंगा कि लेट लेंथ इज इक्वल टू x एंड ब्रेथ इज इक्वल टू y. तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा x इंटू वाई यानी xy होगा. समझ में आ रहा है? यस. अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं स्टेटमेंट कि न्यू लेंथ उन्होंने क्या बोला कि लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट. न्यू लेंथ कितनी है? x माइनस 5. एंड न्यू ब्रेथ कितना है? तो न्यू ब्रेथ है y प्लस 3. 5 plus 10. क्या 10? 3. तब हम लोग इसका एरिया निकाले तो इसका एरिया कितना है? तो इसका एरिया है x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 होगा. यस सर. और ये एरिया कितना है? तो ओरिजिनल एरिया का 67 का 9 स्क्वायर यूनिट कम, यानी ये हो जाएगा xy माइनस 9. समझ में आया? यस सर. तो ये क्या हो जाएगा? न्यू एरिया इज इक्वल टू, देखो ये मैं न्यू एरिया लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि न्यू एरिया इज इक्वल टू एरिया माइनस 9
उन्होंने पहले ही बोला। तो एक्स वाई माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। सो एक्स वाई माइनस 9 इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स यहाँ वाई के साथ मल्टीप्लाई एक्स वाई, एक्स 3 के साथ यानी प्लस 3x, ये माइनस 5y, 5 3 ज़ा 15 यानी माइनस 15। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो एक्स वाई कट, माइनस 15 इधर आएगा तो प्लस 15 यानी माइनस 9 प्लस 15 इज इक्वल टू 3x माइनस 5y। देयरफॉर 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं कि इफ वी इंक्रीज्ड द लेंथ, अब न्यू लेंथ मेरी कितनी है, तो न्यू लेंथ है यहाँ पे इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट यानी x प्लस 3 एंड इफ एंड ब्रीथ और इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट यानी न्यू ब्रेथ भी मेरी कितनी है, तो न्यू ब्रेथ है मेरी 2 यूनिट इंक्रीज यानी कि y प्लस 2। देयरफॉर न्यू एरिया मेरा कितना होगा, तो न्यू एरिया हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2। तो यहाँ लेकिन स्टेटमेंट क्या में क्या बोला कि द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट यानी न्यू एरिया मेरा कितना होगा, तो न्यू एरिया हो जाएगा एरिया प्लस 67। देयरफॉर एक्स वाई प्लस 67 इज इक्वल टू x plus 3 into y plus 2। is that clear? Yes, sir. ब्रैकेट ओपन करेंगे, x into y कितना हो जाएगा, xy। उसी तरह 2x plus 3y इज प्लस 6, xy कट, ये 6 इधर आया तो माइनस 67 माइनस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। सो देयरफॉर फाइनल आंसर इक्वेशन क्या बनेगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। दिस इज माय सेकंड। समझ में आया? Yes, sir. इसमें अब मैंने एक और क्वेश्चन नहीं किया था, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड। आज थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेते हैं। किसका पीरियड है, सेकंड? Rajendra, sir. हाँ वेट करो, Son. वेट करो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड देखो। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। Had 4 marks been awarded for the each correct answer and 2 marks be deducted for each incorrect answer, Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? तो हम लोग लिखते हैं कि लेस्ट यश स्कोर करेक्ट, यार यश अटेम्प्ट करेक्ट क्वेश्चन। करेक्ट क्वेश्चन वो कितने अटेम्प्ट कर रहा है, x। तो इनकरेक्ट क्वेश्चन वो कितने अटेम्प्ट करेगा, y। अब देखो कि करेक्ट क्वेश्चन के लिए उसको 3 मार्क मिल रहे थे और इनकरेक्ट के आंसर के लिए उसको कितना मिल रहा था, 1 कम। तो इन दोनों का टोटल किया तब जाके कितना आया उसका, 40 मार्क्स हुआ। समझ में आया? Yes, sir. उसी तरह सेकंड केस में क्या हुआ कि उसको करेक्ट क्वेश्चन थे उसके 4 मार्क, करेक्ट क्वेश्चन के 4 मार्क मिल रहे थे और अगर इनकरेक्ट के उसको 2 मार्क मिले तब जाके वहां पे कितना हो रहा था, 50। समझ में आया सेकंड इक्वेशन? ये पूरा 2 से डिविजिबल है, ये पूरा 2 से डिविजिबल है तो क्या करेंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे हमें x और y मिलेगा, लेकिन हमें इन्होंने क्या बोला है कि फाइंड द टोटल क्वेश्चंस। तो टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे वहाँ पे, तो टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे वहाँ पे x प्लस वाई। समझ में आया?
Yes, sir. तो फाइनल आंसर निकालने के लिए आपको x प्लस वाई करना पड़ेगा. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Now लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेक्स्ट बुक यानी कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन. हमारे पूरे चैप्टर के सारे वर्ड प्रॉब्लम सब कुछ मैंने डिस्कस कर लिया. हम लोग कल से अब शुरू करेंगे एमसीक्यू एंड वन वर्ड, और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे. एमसीक्यू और वन वर्ड शुरू करेंगे, उससे पहले लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.7. अब देखो एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 4. कहीं ना कहीं इसको आप रेक्टेंगल के हिसाब से ले सकते हो. ये जो रेक्टेंगुलर वाला क्वेश्चन किया इधर मैंने, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, लेकिन यहाँ कुछ अलग बताया है. रोज एंड कॉलम्स बताइए. जैसे कि अगर एक रेक्टेंगल दे दूँ तो उस रेक्टेंगल की ये सब क्या हो जाती है, कॉलम, तो ये हो जाती है रो. अगर इसको 1 सेंटीमीटर के हिसाब से लूँ तो ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और इसको 1 सेंटीमीटर के हिसाब से ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर. तो उसी कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग. तो टोटल क्रॉस कितने होंगे, तो टोटल क्रॉस तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, जैसे इसका एरिया होता है. समझ में आ रहा है? टोटल स्क्वायर कितने बनेंगे, तो 12 बनेंगे. याद है ऐसा पढ़ा था आपने 5th स्टैंडर्ड में? Yes, sir. Yes, sir. बस वही चीज़ हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में है द स्टूडेंट ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो. इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 1 रो लेस. इफ 3 स्टूडेंट आर लेस इन अ रो देयर वुड बी 2 rows more. Find the total number of the student in the class. तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लेट नंबर ऑफ रोज मैं क्या ले लेता हूं x, एंड स्टूडेंट इन ईच रो इज इक्वल टू y. तो अब यहां पे देखो तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे इसमें, X plus Y. एक्स वाई, एक्स इंटू वाई. समझ में आ रहा है? एक्स इंटू वाई Yes. क्यों होगा? ओके. अब इनके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं. इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, यानी कि रो में कितने स्टूडेंट ऐड हो जाते हैं 3, देन देयर वुड बी 3 मीन्स व्हाट 1 रो लेस. सॉरी 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा इन रो यानी कि y प्लस 3 होता है, तब वहाँ पे रोज कितनी हो जाती है, तो नंबर ऑफ रोज कम हो जाती है 1, x माइनस 1 होता है. तो उसके हिसाब से वहाँ तो स्टूडेंट तो कितने रहेंगे, एक्स वाई रहेंगे. ये समझ में आया इक्वल टू एक्स वाई क्यों किया मैंने? Yes, sir. जिसको समझ में ना आया हो वो बता दो, क्योंकि यही चीज़ समझनी है कि आपने इक्वल टू एक्स वाई क्यों किया. यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ अरेंजमेंट चेंज हुआ है, बाकी तो नंबर ऑफ पर्सन्स तो सेम ही रह रहे हैं. स्टूडेंट्स कम नहीं हुए हैं, स्टूडेंट्स में कोई चेंज नहीं हुआ. तो स्टूडेंट तो उतने ही हैं, सिर्फ चेंज क्या हो गया, तो उनकी रो वाइज और कॉलम वाइज जो अरेंजमेंट थी वो अरेंजमेंट चेंज हो गई. समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. yes. तो अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस वाई प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई कट, सो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है. उसी तरह सेकंड स्टेटमेंट है कि 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो. एक रो में 5 वाई स्टूडेंट थे, उसमें से 3 कम हो गए, एंड 2 वर, देन देयर वुड बी 2 रोज मोर.
यानी रो कितनी बढ़ गई अब 2। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो xy प्लस 2y माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू xy कट, सो माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन चुकी। तो यहाँ पे मेरे सारे पूरा चैप्टर कंप्लीट। अब आप आज लोगों को मुझे क्या सबमिट करना है, आप लोगों को आज मुझे टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज पूरी सारी की सारी पीडीएफ बना के, साथ ही साथ उनके जो एग्जाम्पल्स है टेक्स्ट बुक के कुछ 19 एग्जाम्पल्स है, उस 19 एग्जाम्पल्स में जो ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं वो नहीं, लेकिन उसके अलावा जो एक्स्ट्रा मीन्स बाकी सारे जो सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट करके मुझे भिजवाने हैं। आज ये रहेगा। आज क्या है, ट्यूसडे। फिर वेडनेसडे और थर्सडे, वेडनेसडे, हाँ आज वेडनेसडे है तो थर्सडे और फ्राइडे आप लोग मुझे मंडे तक जो 2 वर्कशीट भेजी है उसमें मान लो कि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो नहीं करने हैं। आप लोग एक चीज़ समझो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं करने हैं, दोनों वर्कशीट में जो कॉमन क्वेश्चन है वो भी नहीं करने हैं। कुछ डिफरेंट एक तो पूरी करनी है, दूसरे में देख लेना कि ये कॉमन आए हैं तो ये नहीं करने हैं। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो करने हैं, वो सब करके मंडे दिखाना है। और कल मैं एमसीक्यू और वीएसक्यू जो डिस्कस करूँ वो एमसीक्यू और वीएसक्यू आप लोग मुझे दिखाओगे सैटरडे। समझ में आया? Yes, sir. और ये कंपलसरी जो यहाँ पे 12 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, मुझे उनके ये होमवर्क कंपलसरी चाहिए, वरना इन 12 को मैं अलाउ नहीं करूँगा। इसलिए आज का काम आज ही सबमिट कर देना, वरना कल अलाउ नहीं करूँ। मुझे ये 12 से उम्मीद है क्योंकि 12 रेगुलर आ रहा है तो काम भी रेगुलर करना ही पड़ेगा। Yes, sir. ओके, Yes. बाय। सर आज सबमिट करना है? आज ये टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सबमिट करना है। इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज। हाँ टेक्स्ट बुक की